नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खबरों के नए सिरे से करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। 42 घंटे बाद भी बाबा सामने नहीं आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि मैनपुरी आश्रम में पहुंची पुलिस की टीम किस तरीके से रात भर दबिश करती रही। बड़ा इनपुट, करीब 1.5 घंटे तक आश्रम के अंदर रही पुलिस टीम को लेकर है और पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि आश्रम में बाबा नहीं है मौजूद। तो जिस तरीके से लगातार पिछले कई घंटों से बाबा की तलाश को लेकर खबरें आ रही हैं, फिलहाल आपको बता दें 42 घंटे बाद भी बाबा सामने नहीं आए हैं। और रात में मैनपुरी आश्रम में पहुंची पुलिस की ये टीम की तस्वीर आपके सामने, जहां पुलिस कह रही है कि आश्रम में नहीं है बाबा। एक 120 से ज्यादा मौतों का गुनहगार सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि कहाँ है? अब तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है। कहा जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में छिपा है, लेकिन पुलिस तो यही कह रही है कि यहाँ कोई नहीं है। बाबा न कल यहाँ थे न आज यहाँ हैं। हाँ, 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। बीती रात करीब 11 बजे पुलिस की टीम मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में पहुंची थी, जिसमें एसपी राहुल मिठास और एसओजी की टीम समेत करीब 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। करीब 1 घंटे के बाद डीएसपी चंद्रकेश दोबारा आश्रम पहुंचे थे। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन वो बिना जवाब दिए चले गए। सर बस सिंपल सवाल, हम एक ही सवाल, सिंपल सर, आप अंदर गए, एक ही सवाल, बाबा अंदर है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के हाथ अभी बाबा नहीं लगे। और हाथरस की घटना के बाद से बाबा साकार हरि फरार है और बाबा के वकील एपी सिंह अब बाबा का पक्ष रखेंगे। उन्हें अधिकृत किया गया बाबा की तरफ से। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने एपी सिंह से खास बात की। आपको अधिकृत किया गया है नारायण साकार हरि के द्वारा कि जो भी वकालत से संबंधित चीज होगी आप देखेंगे। कब बात हुई आपकी बाबा से? घटना दुखद थी, बहुत विहंगमपूर्ण थी, जिसके शब्दों में वर्णन तो कर ही नहीं सकते, जिसके शब्द नहीं बचे हैं। खुद क्यों नहीं आए सामने? देखिए, नारायण साकार हरि के पास, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और आपने बहुतों के इंटरव्यू किए। क्या कभी नारायण साकार हरि का इंटरव्यू आपने किया? क्यों नहीं? कारण उनका ना तो सोशल साइट्स है, ना पेज है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर है, ना पत्रिका है, ना यूट्यूब चैनल है। उनका कोई सबसे साधन ही फोन ही नहीं रखते। तो अपने भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तो सामने आते हैं ना। नहीं आए हैं, अब आए हैं ना। कल से आज तक की व्यवस्था जिस तरह की थी, आप लोगों के भी देखा आपने के जीवन में हुआ था, सब चीजें व्यवस्था थी। उन व्यवस्थाओं के लिए जितना निर्देश जैसे दे सकते थे, जितने अल्प साधनों की वजह से, आजकल साधन का माध्यम है मोबाइल वो रखते नहीं। अब आपको बाबा के हैंडपंप के पानी के कथित चमत्कार वाला वीडियो भी दिखाते हैं और साथ ही सुनिए कैसे लोगों का अंधविश्वास उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। हाथरस के गुनाहगार बाबा साकार हरि के तमाम आश्रमों में से ऐसे ही हैंडपंप लाइन से लगे हुए हैं। बाबा दावा करता है कि इन्हीं हैंडपंप के पानी से वो लोगों की बीमारियों को ठीक करता था और उसके भक्त भी उसे सच मानते हैं। हमारी भैंस थी, वो दूध नहीं दे रही थी 8 दिन से। तुमने के एक काम करो, घर से लोटा ले आओ, धुलवा के लाओ और जल ले जाओ, उनके ऊपर छीटना और उसके बाद दूध देगी। हमारे पिताजी ने वो ही किया, दूध देने लगे और उसी टाइम 8 लीटर दूध दिया। बिल्कुल फायदा होगा। आंखें मतलब जो घर की रोशनी चली जाती तो रोशनी तक सही भाई। आप ये जो हैंडपंप देख रहे हैं, ये यूपी के कासगंज में साकार हरि के पैतृक गांव के आश्रम में लगे हुए हैं और बाबा के भक्त इससे निकलने वाले जल को चमत्कारी मानते हैं। हर चीज फायदा, तो निरोग रहता है पानी पी के। यहाँ पानी है ताकतवर इसका। कैसे? हमने पिया है, हमारा बुखार भी ठीक हुआ है। यहाँ का पानी पीने से बुखार ठीक हो गया। ऐसा जैसे ये नल ना है पानी पीने के लिए, ठीक है, किसी ने प्रभु जी का नाम लेके और पानी पिया, उसको फायदा हुआ। उनकी इच्छा। लोगों को लगता है कि इस नल से पानी नहीं अमृत निकलता है और लोग इस पानी को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते थे। और हम आपको बाबा की करतूत का वीडियो सबूत भी दिखाते हैं, जिसमें वो सत्संग के दौरान बिजली की गर्जना कराना और खुद को सुदर्शन चक्रधारी नारायण का अवतार बताना बहुत आम था। देखिए, बाबा का ये पुराना वीडियो हाथरस हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो एक सत्संग में मंच से बिजली की गर्जना कराने का दावा करता है।
थोड़ी देर में आर्टिफिशियल बिजली गिरती है और अचानक से साकार हरि के एक हाथ की उंगली पर सुदर्शन चक्र दिखने लगता है। पहले ही सेट किए गए चेले भोले बाबा की जय के नारे लगाने लगते हैं और वहाँ मौजूद लाखों लोग इसे चमत्कार मान बैठते हैं। वो साकार हरि को नारायण का अवतार समझकर नतमस्तक हो जाते हैं। ये है इनके चमत्कार की तकनीक। बड़ी खबर, टीवी9 भारतवर्ष की टीम हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और उसके 2 सहयोगियों के घर पहुंची। तीनों ही आरोपियों के घर पर ताला लगा है और वो फरार है। देखिए विपिन चौबे की रिपोर्ट। आपको हम वेद प्रकाश मधुकर के आवास की फोटो दिखा रहे हैं। ये वेद प्रकाश मधुकर की आवास जो सिकंदरा राव रेलवे स्टेशन है, न्यू दौलतपुरा कॉलोनी का ये उसका आवास है। और एफआईआर के बाद से कल जब स्टैंपेड हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, तो उसके बाद से उसका पूरा परिवार यहां से फरार है। और उस ताले की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सिर्फ देव प्रकाश मधुकर नहीं बल्कि उसके और भी सहयोगी। ये दूसरा मकान देखिए, ये गौरी शंकर का मकान है। गौरी शंकर के मकान पर भी इस वक्त ताला नजर आ रहा है। पूरा मकान देखिए कैसा आलीशान मकान है। इसके अलावा इनके साढ़ू जो इनके रिश्ते में आते हैं, चंद्रदेव, ये तीसरा मकान मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये लोग कहीं ना कहीं इन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और अब मैं तीसरा मकान आपको दिखा रहा हूं। ये तीसरे मकान पर लगा हुआ ताला देखिए। तो देव प्रकाश मधुकर, गौरी शंकर और चंद्रदेव, ये चंद्रदेव का मकान है। ये 3 मकान देखिए, आसपास के तीनों मकान और तीनों बाबा के फॉलोअर। और 2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ के दौरान वहां तैनात एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल है। हाथरस के अस्पताल में भर्ती महिला पुलिसकर्मी से हमारे संवाददाता मोहित ने बात की। आइए सुनते हैं। दीदी क्या हो गया था आपको, कैसे चोट लगी, क्या लग गया था आपको? हमारी ड्यूटी वहीं पे थी, मंच के पास थी ड्यूटी। पोस्टिंग हमारी सदर कोतवाली हाथरस है जी। तो ड्यूटी में गई हुई थी सुबह 7 बजे करीब। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सारी भीड़ एक साथ निकली। महिलाएं बच्चे, जब महिलाएं ज़्यादा आती हैं उस प्रोग्राम में, महिलाएं बच्चे भी आ रहे थे। और जैसे मेन रोड की तरफ आए, काफ़ी भीड़, एक दूसरे को मतलब धक्का दे के ही भीड़ निकल रही थी। तो महिलाएं कुछ गिर गई, मैंने उठाने की कोशिश की, उठा भी दी 1-2 महिलाएं, फिर मैं भी गिर गई वहाँ पे। दीदी रपटन थी वहाँ पर, पानी भरा हुआ था, क्या था? अब हाँ, रपटन तो थी, काफ़ी लोग निकले। पानी तो नहीं था, बारिश नहीं थी, पानी भीड़ थी तो सूख भी गया था पानी काफ़ी। तो आप बचाते बचाते मतलब आपके चोट लगी? हाँ, कहाँ दीदी चोट आई है आपको? मेरे पीठ में, कमर में लगी, क्योंकि मैं झुक के उठाया उन लोगों को, महिलाओं को, तो ऊपर से पता नहीं कितने लोग ऊपर हमारे गिरे। और हाथरस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित। बड़ी खबर आपको बता दें, रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन को लेकर ये बड़ी खबर है। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव जांच आयोग के सदस्य और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य हैं। सीएम योगी कल हाथरस पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। इसके बाद भगदड़ कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग के गठन का ऐलान कर दिया। शाम होते होते नोटिफिकेशन भी आ गए। भगदड़ कांड की जांच के लिए योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड डीजी भावेश कुमार सिंह इनमें से 2 अन्य सदस्य होंगे। न्यायिक जांच आयोग 2 माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। टीवी9 भारतवर्ष की टीम हाथरस में अस्पताल में भर्ती उन महिलाओं से भी मिली जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की थी। इन महिलाओं ने जो आप बीती बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कछु मर गई, कछु खत्म है गई, कछु बच गए। वापस में भीड़ एक संग इकट्ठी है गई, सो बीच सड़क पे मतलब धक्का मुक्की है गई। बहुत सारी होती, हम गिनती नहीं बता सकते आपको। ऊपर रोड पे आके निरी हुद्दंगा, निरी औरतें रेला मार रहे थे, रेला में गिर गई, आगे से पीछे थे। अब सन्नाटे का भयो। और हाथरस हादसे पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मंत्री, सांसद और विधायक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों की हर संभव मदद का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। बाबा का शासन है और महाराज जी के शासन में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। 100% कार्रवाई होगी, चाहे उसमें दोषी कोई भी हो। तो एक तो जो मेन सेवादार हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखी है, अज्ञात में लिखी हुई है, लेकिन बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। देखिए, महाराज जी ने
जहां पर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजिट कर चुके हों और स्वयं उन्होंने निर्देश दिए हों। उन्होंने कमेटी भी बनाई है, अलग अलग कमेटी बनाई है, प्रशासन की अलग है, जुडिशरी की अलग है, दोनों कमेटी बनाई। कमेटी बनने के बाद जो सामने तत्व आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जितने लोग भी इसमें इंजर्ड हुए हैं लगभग मैं समझता हूँ काफ़ी स्वस्थ हैं और मैं समझता हूँ जल्दी ठीक भी। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? गिरफ्तारी देखिए निश्चित ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो स्वयं आए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। वो स्वयं आए और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए और रिपोर्ट के अंदर जो भी दोषी होगा निश्चित उस पर प्रभावी कार्रवाई मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम करेगी। और नीट पेपर लीक को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है, जहां नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है और पेपर लीक के किंगपिन अमन सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खबर। धनबाद से गिरफ्तार हुआ आरोपी अमन सिंह। सीबीआई सोर्सेस के हवाले से इस वक्त जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, फिलहाल आपको बता दें सीबीआई को यह बड़ी सफलता मिली है और पेपर लीक के किंगपिन अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट परीक्षा पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी अमन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने झारखंड के धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अमन सिंह ही नीट यूजी पेपर लीक कांड का मुख्य साजिश करता है। सीबीआई को पेपर लीक में शामिल झारखंड में एक्टिव मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। नीट यूजी जांच के सिलसिले में सीबीआई की ओर से की गई यह 7वीं गिरफ्तारी है। जांच एजेंसी ने झारखंड के हजारीबाग से ओएसए स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा झारखंड के एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं नीट परीक्षार्थियों को ठहरने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जहां से बिहार पुलिस ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की है। बिहार में दर्ज एफआईआर पेपर लीक से संबंधित है, जबकि गुजरात और राजस्थान में दर्ज एफआईआर परीक्षार्थी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के परीक्षा देने और धोखाधड़ी के बारे में है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और न्याय की मांग की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। महिला कर्मचारी ने संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक केस में मिलने वाली छूट के खिलाफ याचिका दी है। राजभवन में काम करने वाली महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप है उन पर। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। राज्यपाल को आपराधिक केस में छूट के खिलाफ उसने चुनौती दी है। जांच के लिए दिशा निर्देश देने की मांग भी की है। महिला ने कहा है कि अगर राज्यपाल को पद पर रहते किसी भी तरह के आपराधिक केस से छूट दी जाए तो न्याय कब और कैसे मिलेगा। महिला ने याचिका में कहा कि ऐसी स्थिति में पीड़िता को आरोपी के पद छोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया महज दिखावा बनकर रह जाएगी। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि 24 अप्रैल और 2 मई को राजभवन में उसके साथ छेड़खानी की गई थी। और हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कब है शपथ ग्रहण समारोह, देखिए इस रिपोर्ट में। गठबंधन के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। हेमंत सोरेन 7 जुलाई को शपथ लेंगे। बैठक के बाद चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के विधायक दल के नेता चुने जाने का ऐलान किया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना। बैठक में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अदालत ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। ऐसे में सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। सभी गठबंधन के साथियों का और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भी एक मत था कि आपने जो जिम्मेदारी दी थी और वो आप अब वापस आ गए हैं, तो ऐसे में आपको जिम्मेदारी अपनी वापस लेनी चाहिए। हेमंत सोरेन को सबूतों के अभाव के आधार पर बेल मिली है।
और शहीद अग्निवीर को मुआवजा देने के मामले में सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है और मुआवजे की हकीकत बताई है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके शहीद अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने अपने नए वीडियो में दावा किया है कि अग्निवीर के शहीदों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में झूठा बयान दिया है। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। राहुल गांधी ने इस वीडियो में शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता का बयान भी लगाया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया है। हालांकि राहुल के आरोपों को सेना ने खारिज करते हुए ट्वीट में दावा किया है कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को अब तक 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत उन्हें और 67 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कुल राशि 1,65,00,000 हो जाएगी। और बिहार में पुल ढहने का सिलसिला नहीं रुक रहा। सारण में 2 पुराने पुल बह गए हैं और विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार में बारिश की मार से लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं। अब सारण में एक दिन में ही 2 पुल पानी में समा गए। इन दोनों पुलों के बीच की दूरी महज 1 किलोमीटर थी। पहला पुल ढोडनाथ मंदिर के पास गिरा। बताया गया है कि इस पुल को 10 साल पहले एकमा के पूर्व विधायक धूमल सिंह की निगरानी में बनवाया गया था। गंडक नदी पर बने इस पुल के टूटने से दोनों तरफ के गाँव का संपर्क टूट गया है। दूसरा पुल सारण गांव में स्थित था, जो बारिश की मार नहीं झेल पाया। अंग्रेजों के जमाने में बना ये पुल दर्जनों गांव को जोड़ता था। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर सरकार के मंत्री भी चिंतित हैं। कुछ पुल पुराने हैं और कुछ पुल में जहां कमियां पाई जाएंगी, अगर किसी तरह की कमी होगी तो निश्चित रूप से जो इसके लिए दोषी है उसकी एक प्रक्रिया है। अगर पदाधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, अगर एजेंसी में कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए हमला किया और कहा कि बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे, मुख्यमंत्री मौन, 2 उप मुख्यमंत्री गौण, 18 साल की एनडीए सरकार बताए दोषी कौन। बिहार में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए मीडिया को भ्रष्टाचार और अपराध नहीं दिख रहा है। और राजस्थान के कई शहरों में बारिश ने कहर बरपाया है। जयपुर जैसे शहर में जल जमाव से लोग बेहाल नजर आए। तस्वीरें जयपुर के सीकर रोड की हैं। सड़कों पर पानी है और पानी में फंसी गाड़ियां और तैरती मोटरसाइकिलें हैं। कई जगह 4 फीट तक पानी भर गया है और बड़ी गाड़ियों के अंदर पानी भी घुस गया है। ये आप देख सकते हैं कि पहली बारिश की ये तबाही है और किस तरीके से लोगों की परेशानी बन रही है। ये सीकर रोड है और सीकर रोड में आप देख सकते हैं तमाम जो ये चौपहिया वाहन है, ये कार है, ट्रॉली है और ट्रक है, यहाँ तक कि ट्रक तक यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये बंद हो चुके हैं, गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। बारिश के बाद हुए जल जमाव में कई परिवार भी फंसा रहा। कई गाड़ियों को रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश की गई। लोगों ने बताया कि वक्त रहते सीवर लाइन पर काम नहीं किया गया, लिहाजा शहर का ये हाल हुआ है। ये हर साल बारिश के अंदर पानी के अंदर इसी तरीके से रहता है। पॉइंट बनाए गए थे लेकिन इनको क्लियर करवाने का कार्य आज तक नहीं हुआ। कई घंटों से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और जो कार है, लोग अपनी कारों को यहाँ से जो है एक बड़ी रस्सी से बांध कर निकले हैं। और ऑपरेशन जल राहत के तहत मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाला है। यहां बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में सैलाब से बड़ी तबाही मची है। असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर के हालात बिगड़ रहे हैं, जहां लोगों को राहत पहुंचाने के लिए असम राइफल्स की टीम उतरी हुई है, जिसे ऑपरेशन जल राहत का नाम दिया गया है। ये टीम इम्फाल के पश्चिम और पूर्वी जिलों में बाढ़ के पानी को रिहायशी इलाकों में जाने से रोक रही है, साथ ही प्रभावित लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए हैं और इम्फाल के न्यू चेक ऑन और महाबली मंदिर इलाके में आपदा राहत की टीम तैनात की गई है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक इस इलाके से करीब 550 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। असम राइफल्स ने इम्फाल के कई नदियों के
उफान को रोकने में कामयाबी हासिल की है। कई नदियों के किनारों को मजबूत किया गया है। जिन लोगों को बचाया गया उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल सहायता देने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना भी की गई है। मणिपुर के अलावा असम में बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के 20 जिलों के करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड। जी हां, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। मलबे की चपेट में सड़क किनारे खड़ा ट्रक आ गया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से सड़क के किनारे ये ट्रक खड़ा था। उसी दौरान लैंडस्लाइड और जो मलबा गिरा उसकी चपेट में ये ट्रक आ गया। और आपको बता दें, बाढ़ और बारिश की मार से चीन जैसा देश भी अब हलकान है। दक्षिण चीन में सैलाब ने किस तरीके से बड़ी तबाही मचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण चीन के आधे से ज्यादा शहर बाढ़ की जद में है। बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर पानी है। लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। मासूम बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घर के अंदर दाखिल होकर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। गाड़ियां डूब चुकी हैं। जियांगजिंग शहर में लगातार बारिश हो रही है। सिर्फ पिंगजियांग शहर के 2600 से ज्यादा पुल और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। सैलाब से 3,40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात ये है कि पिंगजियांग में लोगों से अपील की गई है कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा और खाने का सामान दान करें। जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जा रही है। 18 जून से लगातार हो रही बारिश के बाद चीन का ये इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि दक्षिण चीन में सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है। इन इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी शहर में दाखिल हुआ और देखते ही देखते एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। और कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से बड़ी तबाही हो रही है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात जुटे। उत्तर कैलिफोर्निया के जंगलों में 7 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आग लगी। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि देखने वाले सन्न रह गए। आग की लपटें आसमान छूने को बेताब है। जंगल की आग अपना दायरा बढ़ा रही है। आसपास खड़ी गाड़ियां खाक हो रही हैं। आग बुझाने के लिए आसमान में हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन आग की लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। इस आग को थॉमसन फायर का नाम दिया जा रहा है, जो दोपहर से पहले लगी है और शाम तक कई किलोमीटर तक फैल गई। कैलिफोर्निया के बट्टे काउंटी के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात लगे हुए हैं। ओरोविले और उसके आसपास के लगभग 13,000 लोगों को यहाँ से हटाया गया है। जंगल में आग मंगलवार को लगी थी। कोशिश की जा रही है कि आग की लपटों को रिहायशी इलाकों में जाने से रोका जाए। लिहाजा हेलीकॉप्टर की सेवा भी ली जा रही है, जो आसमान से पानी बरसा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन आसमान से उठता ही धुएं का गुबार बता रहा है कि ये आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। और बड़ी खबर, ब्रिटेन में आम चुनाव है। 5 करोड़ वोटर्स सांसदों का चुनाव करेंगे। वोटिंग भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। ब्रिटेन में बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता है। ब्रिटेन में इस बार संसदीय चुनाव 6 महीने पहले हो रहे हैं। पीएम ऋषि सुनक ने 30 मई को संसद भंग कर दिया था और अब सीधा मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के नेता कीर स्ट्रॉमर के बीच है। ब्रिटेन में 650 सीटों पर चुनाव होता है और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 326 है। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर सुनक और स्ट्रॉमर दोनों एकदम एक्टिव हैं। इस बार के चुनाव में सबकी नजर भारतीय मूल के वोटरों पर है। दोनों ही नेताओं ने मंदिरों के चक्कर लगाए और भगवान से चुनावी जीत का आशीर्वाद मांगते दिखे। वो ब्रिटेन जिसने कभी भारत पर शासन किया था, वहाँ से ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि समय का चक्र कैसे घूमता है। ब्रिटेन में लगभग 25 लाख भारतीय वोटर हैं और इस बार सबसे ज्यादा भारतीय मूल के 107 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेबर पार्टी से सबसे ज्यादा 33 जबकि कंजर्वेटिव से 30 भारतीय मूल के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में टैक्स, महंगाई, धीमी अर्थव्यवस्था, हाउसिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे अहम हैं। आज ब्रिटेन में वोटिंग भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी और मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और नतीजे कल सुबह आ जाएंगे। और T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश पहुंची टीम इंडिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 11 बजे खिलाड़ियों की पीएम से होगी मुलाकात। शाम 5 बजे मुंबई के मरीन ड्राइव से होगी विक्ट्री परेड।
T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया एयर इंडिया के विशेष विमान AIC 24WC से दिल्ली पहुंच चुकी है। आज सुबह 11 बजे भारतीय खिलाड़ी प्रधानमंत्री आवास पर PM मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद टीम मुंबई के लिए उड़ान भरेगी, जहां नरीमन पॉइंट से एक रोड शो होगा। रोड शो का आयोजन 5 बजे किया जाएगा। BCCI के सचिव ने भी इस बात की पुष्टि अपने सोशल मीडिया के जरिए की है। कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम आप सभी के साथ इस खास पल का आनंद लेना चाहते हैं और वानखेड़े स्टेडियम में विजय परेड के साथ इस जीत का जश्न मनाएं। तूफान के कारण 3 दिन बारबाडोस में फंसे रहने के बाद टीम इंडिया के सदस्य ग्रांटली एडम्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। भारतीय टीम शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेगी। BCCI ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक रोड शो के बाद खिलाड़ियों को घोषित 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। तो टीम इंडिया का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, रिपोर्ट में आपने जाना, लेकिन होटल ITC मौर्या में विश्व विजेता टीम का किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में नाचते झूमते हुए सभी लोग उनका स्वागत करते नजर आए। की थाप पर तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को आपने ग्राउंड में जीत के बाद भी नाचते हुए देखा था, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है जहां देखिए किस तरीके से रोहित नाचते हुए यहां पर नजर आए। हालांकि उस तस्वीर में विराट कोहली और अर्शदीप थे, लेकिन अब यहां देखिए किस तरीके से स्वागत होते ही ढोल की थाप पर खिलाड़ी खुद को नहीं रोक पाए और भव्य स्वागत की दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां विजेता टीम के लिए किस तरीके से स्पेशल केक भी किया गया है तैयार। और रंजीत के आरोपों पर बाबा के आश्रम का जवाब भी सामने आ चुका है। बता दें, आश्रम ट्रस्ट ने रंजीत के आरोपों को खारिज कर दिया है, खंडित किया है और साथ ही आश्रम ट्रस्ट ने पुरानी रंजिश के भी आरोप लगाए हैं। रंजीत कभी बाबा का सेवादार नहीं रहा है। आश्रम ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है रंजीत के खिलाफ 14-15 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ट्रस्ट के सदस्य राजपाल सिंह यादव की तरफ से किया गया दावा। आपने तीसरे गांव में जाके जो गुंडा है, लफंगा है, सुनो ये जो आप कह रहे हैं ना, जिसका नाम चल रहा है चैनल पर, नहीं मैं नहीं गया, मुझे बताइए। सुनो, रंजीत उर्फ वो मनकू। अच्छा हाँ, अच्छा चल रहा है। हाँ मैंने नाम सुना है। हाँ, रंजीत उर्फ मनकू, ये 14-15 केस हैं उस पर। अच्छा। थाने में, और मतलब सुनो, 14-15 केस हैं, जेल भी जा चुका है। है? और बलात्कार करके उसने लड़कियों को मार के और बाग में मतलब दबा दिया और वो पकड़ा गया। उस पर कई बार जेल गया है। और सुनो, एक दुश्मनी है या क्या? हाँ, दुश्मनी है पुरानी। क्या ये दुश्मनी है। प्रधान जी हमारे इलाके है, जो प्रधान ही इलेक्शन लड़े, इसके पिता थे। इसके पिता का और इतिहास और इसका इतिहास आप कोतवाली से देखें। हम जो कह रहे हैं उसे आप समझे, उससे कम से कम प्रमाण तो ये प्रमाण देना कि ये प्रमाण हम जो उसने बकाया है उसका प्रमाण दे, या फिर जेल जाने को तैयार हो। समझ रहे हो ना? तो ये भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। अवूल जेल से क्या दुश्मनी है उसकी? दुश्मनी ये है कि वो छोटे भाई जो थे राकेश प्रधान, उसके पिता के सामने इलेक्शन लड़े और ये जीत गए, वो हार गया 2005 में। 2005 में वो हार गया है। और पहले से भी दुश्मनाई है, ये परिवार और वो परिवार पहले से भी दुश्मनाई रही है। समझ गए ना? बाबा का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? बाबा का तो ये है, उनका तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सांसारिक तौर पर किसी कहानी से कोई मतलब ही नहीं, किसी बात से। उनके बारे में कोई कुछ कहता रहे तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। वो जो रंजीत जिसकी आप बात कर रहे हो, ये भी कह रहा है कि बाबा के आश्रम में जो छोटी कम उम्र की लड़कियां होती थी उनको लाया जाता था, परोसाता था। तो वो प्रमाणित करे ना, प्रमाणित करे। आप प्रमाणित करें, मीडिया वाली है, वो प्रमाणित करें। मैं तो प्रमाणित तो एजेंसियां करती है, पुलिस करती है। सुनो ना, आपकी बात भी सुनाऊंगा, उसकी बात भी तो पुलिस उसको देख लेगी, क्योंकि वो मतलब गलत आरोप लगा रहा है ना, तो उस आरोपों का गलत का जवाब दे हमें। समझ रहे ना? कब से हैं यहाँ पे? मैं 2000 से हूँ। 2000 से जुड़े हैं, जब से शुरुआत हुई उनकी। हाँ जी। तो थोड़ा हमें बताइए कि जब पुलिस में थे, सूरजपाल थे उस वक्त में, अब उससे बाबा बनने का जो सफर था कैसा रहा? उस बारे में हमें नहीं पता। हम तो जब यहाँ मतलब ये सत्संग चलने लगा है तब आए हैं यहाँ पे। समझ रहे हो ना? और सत्संग में जाने के बाद आप जानते हैं कि सत्संग में जाने के बाद तो आदमी को मतलब दिमागी तौर पे जो भी
मतलब वो जो है कर्मकांड होते हैं वो बदलने लग जाते हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं काला जादू होता था सब कुछ। ऐसा है यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, न जादू है न कुछ भी है। आप अंदाजा लगा के देखें, आप खुद समझ के देखें, आप खुद उनसे बात करके देखें क्या है, आप महसूस करेंगे। कराइए सुनो, हमारी बात। आप खुद महसूस करेंगे। अब हमें तो पता नहीं कहाँ है, हम कैसे बात कर सकते हैं आपसे? आप मीडिया वाले हैं, आप खुद बात कर सकते हैं। तो बात करने के लिए जा ही रहे हैं। हाँ तो जाओ, तो फिर वहाँ बात करो। बात नहीं कर रहे तो आप मिलेंगे तो बात कर लेना भाई। सुनो ना, यहाँ तो जो कुछ भी था वो कल हमने बता दिया, आपको सामने सब कुछ उजागर कर दिया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग आरोप लगाते हैं। और उसका आरोप है, वो उसका आरोप, उसका आप उसमें जाके देख लीजिए। कुछ से फोन करके धमकियां दी जा रही हैं मारने को। अरे सुनो, कोतवाली में जाके आप उसको मतलब उसके पिता की और उसका इतिहास देख लीजिए क्या है। और ऐसा आदमी आरोप लगा रहा है। कह रहा धमकियां दी जा रही हैं। अरे धमकियां दी जा रही, कौन धमकी दे रहा है? आश्रम की तरफ से। आश्रम से तो कोई धमकी नहीं दी जा रही, और ना आश्रम से कोई मतलब है उसका। और आपकी मीडिया वाले कह रहे थे सेवादार है वो। ऐसा आदमी सेवादार हो सकता है जो लुच्चा लफंगा रहा हो और जिसने लड़कियों को कत्ल करके और उसमें दफना दिया हो बाग में? ऐसा आदमी सेवादार हो सकता है? मुकदमा है उसके खिलाफ है? 14-15 मुकदमा है उस पर, लेकिन जेल गया और पता नहीं छूट गया, कैसे छूट गया ये हो जाए। भी रखना चाहिए, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हो, रखना चाहिए आपको बातें सामने। तो हम रख रहे हैं ना आपके सामने। आप प्रमाण की बात कर रहे थे ना। हाँ तो आप भी कोई प्रमाण रखना चाहिए आपको भी। हाँ तो प्रमाण हम दे रहे हैं ना, कोतवाली में जाके देखें आप, प्रमाण मिल जाएगा। और बड़ी खबर है, हाथरस भगदड़ केस में पुलिस की जांच तेज। जहां एसओजी ने कल रात 12 लोगों से पूछताछ की है। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में छापेमारी, हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में छापेमारी। मुख्य आरोपी वेद प्रकाश समेत सभी आरोपी अभी भी फरार। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात यही है कि सारी छानबीन पूछताछ के बाद भी गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं। क्या हुआ है, क्या जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है इस पूछताछ में, इस छापेमारी में? जी बिल्कुल, देखिए पूरी रात एसओजी की टीम, तकरीबन 4 से 5 टीम थी एसओजी की, जो अलग अलग शहरों में, हाथरस में, अलीगढ़ में, एटा में, मैनपुरी में, इन तमाम इलाकों में रेड करी है, जिन्होंने सेवादारों को लेकर, आयोजकों को लेकर, जिन्होंने पूरे समागम को, इस सत्संग को आयोजित किया था। तो मेन पुलिस का टारगेट है उन लोगों का पता लगाना जो इसके आयोजक थे मुख्य तौर पर, जिन्होंने पूरी योजना तैयार की थी, और उन लोगों से उनके बयान दर्ज करने, उनसे पूछताछ करनी है। इसके अलावा जो सेवादार उस वक्त गाड़ी के पास मौजूद थे बाबा की, यानी कि जिस वक्त ये पूरी भगदड़ मची उस वक्त जो सेवादार मौजूद थे, उनको ट्रैक करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और उसी लिए जो एसओजी की टीम है उसको लगाया गया है, और एसओजी की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर जैसे ही मिलती है तो उनसे जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा 12 के करीब ऐसे लोग हैं, ऐसे सेवादार हैं, ऐसे आयोजक है, आयोजक इनको कहा जा सकता है, जिनसे इस वक्त सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस लाइन के अंदर पूछताछ की जा रही है। उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उस दिन के घटनाक्रम को लेकर। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों की। कभी सोचा है कि युद्ध के मैदान में पिज्जा, पास्ता, सोडा, कोला बोला जाए और भारी तबाही मचाई जाए? खाने पीने की चीजों का भला युद्ध से क्या वास्ता, लेकिन यूक्रेन ने इन चीजों का इस्तेमाल रूस में तबाही मचाने के लिए किया। एक स्पेनिश लड़ाके की डायरी से सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें वोदका, जूस, पिज्जा, पास्ता, फेंटा, कॉफी जैसे नाम लिखे मिले, लेकिन जब उनका राज खोला तो क्रेमलिन में कोहराम मच गया। आखिर क्या है सीक्रेट कोड नेम का पूरा गेम, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने रूस पर कई बड़े हमले किए हैं। इन हमलों की रूस को भनक तक नहीं लगी, बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी भी फेल हो गई। ये सब कुछ यूक्रेन की खास कोड लैंग्वेज की वजह से हुआ है। यूक्रेन ने सीक्रेट कॉल साइन अपनाकर रूसी सेना की आंखों में धूल झोंक दी। स्पेनिश मर्सनरी की डायरी से कोड का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से रूस ने यूक्रेन के हमले रोकने शुरू कर दिए।
अब जरा उन कोड के बारे में जान लीजिए जिन्हें यूक्रेनी सेना रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती थी और उनका मतलब क्या था वो समझिए। वोडका यानी इन्फेंट्री, सोडा यानी एविएशन, फैंटा यानी आर्टिलरी, पिज्जा यानी ड्रोन, जूस यानी स्नाइपर, कॉफी यानी मशीन गन, पास्ता यानी ग्रेनेड लॉन्चर, कोला यानी हेवी आर्टिलरी। दरअसल ये कोड इसलिए भी थे कि विदेशी लड़ाकों को यूक्रेनी सेना से कमांड लेने में आसानी हो, लैंग्वेज कोई बाधा ना बने। इस तरह के कई कोड वर्ड यूक्रेन में अलग अलग देशों से आए मर्सिनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खुलासा स्पेनिश लड़ाके की डायरी से हुआ है। इस तरह के कोड वर्ड और स्पेनिश मर्सिनरी की डायरी मिलने के बाद रूस का दावा सही साबित हो रहा है कि यूक्रेन की धरती पर विदेशी लड़ाके युद्ध में उतर चुके हैं। बल्कि रूस का दावा इससे आगे है कि मर्सिनरी की शक्ल में वो नेटो देश के सैनिक हैं। अगर रूस का दावा सही है तो रूस अब नेटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो कह चुका है कि अगर नेटो सैनिक यूक्रेन में युद्ध के लिए पहुंचे तो रूस को नेटो देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा। यानी वो वक्त आ चुका है जब यूरोप में नेटो वर्सेस रूस शुरू होने वाला है। इसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे एक तरफ यूक्रेन जंग की लपटों से झुलस रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर आंच आ रखी है। आपको बता दें, दावा तो किया जा रहा है कि यूक्रेन की हार के साथ ही ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को भी मजबूर हो सकते हैं। मगर इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि मिसेस ज़ेलेंस्की यानी ओलेना ज़ेलेंस्की ने अपने काफिले में एक सुपर कार को शामिल किया है, जिसकी कीमत करीब 41 करोड़ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया की इस महंगी स्पोर्ट्स कार की फर्स्ट ओनर भी यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ही हैं। आखिर क्या है दावे की सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। ओलेना ज़ेलेंस्का जो न सिर्फ यूक्रेन की फर्स्ट लेडी हैं, मगर इसके साथ साथ ओलेना को लेकर दावा किया जाता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर युद्ध से जुड़ी तमाम रणनीतियां बनाती हैं। बिना लाइमलाइट में आए यूक्रेन की लेडी कमांडो बटालियन की कमान संभालती हैं। लेकिन अब यूक्रेनी प्रेसिडेंट की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि पेरिस में ओलेना ज़ेलेंस्का ने सबसे महंगी कार की बुकिंग की। ओलेना ने दुनिया की पहली बुगाटी टर्बिलियन कार खरीदी। एक बुगाटी टर्बिलियन की कीमत करीब 41 करोड़ रुपए है। दावा है कि कंपनी सिर्फ 250 बुगाटी टर्बिलियन कार बनाएगी। बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ यूक्रेन जंग की भेंट चढ़ा है, युद्ध के चलते लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं इसके ठीक उलट यूक्रेनी राष्ट्रपति की पत्नी विदेशों में महंगी कारों का सौदा कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कार बुकिंग से जुड़ा बिल भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बुगाटी टर्बिलियन की कुल कीमत 4.5 मिलियन यूरो यानी 41 करोड़ बताई गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक शख्स खुद को पेरिस की बुगाटी डीलरशिप का कर्मचारी बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट की पत्नी ओलेना ने दुनिया की पहली स्पोर्ट्स कार को अपने काफिले में शामिल कर लिया। तो क्या ओलेना ज़ेलेंस्का ने हथियारों के लिए दिए गए पैसे से कार का सौदा किया? क्या यूक्रेनी प्रेसिडेंट की पत्नी ने जंग के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार किया? तो आपको बता दें कि जो शख्स खुद को बुगाटी डीलरशिप का कर्मचारी बता रहा है, असल में वो डीप फेक वीडियो है और डीप फेक की मदद से फर्जी बिल और बाकी दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
यानी ओलेना ज़ेलेंस्का के बुगाटी कार खरीदने वाली स्टोरी फैक्ट चेक में फर्जी साबित हुई है और प्रोपेगेंडा के तहत इसे प्लांट किया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के जरिए ही यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही यूरोप ने नेटो से 2 नए सदस्य देश फिनलैंड और स्वीडन जुड़े। पुतिन नेटो के विस्तार पर नाराज हैं और ये अमेरिका और रूस के बीच बड़ी जंग की वजह बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध वो नहीं चाहते। अगर ट्रंप जीते तो नेटो संगठन का भविष्य क्या होने वाला है? क्या ट्रंप पुतिन से डील करने वाले? यूरोप में 2.5 साल से जारी जंग अमेरिका के लिए विस्तारवाद का अवसर तो लेकर आई, लेकिन साथ ही उसके खजाने पर बड़ा बोझ भी। अमेरिका यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद दे चुका है। यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा सैन्य खर्च भी किया है और इसके पीछे वजह है नेटो के जरिए रूस पर दबाव बनाना। बीते 2.5 साल में नेटो कुनबा बड़ा हुआ है। स्वीडन और फिनलैंड 2 नए सदस्य जुड़े हैं और अमेरिका रूस की सीमा के करीब पहुंच गया है। लेकिन नेटो के भविष्य पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप का रुख नेटो संगठन को लेकर सकारात्मक नहीं है। ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी नेटो का मुद्दा उठा चुके हैं। रूस के साथ जंग के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के इस चुनाव में नेटो भी बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर ट्रंप चुनाव जीते तो 75 साल पुराना नेटो टूट जाएगा या ट्रंप इस संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव करेंगे। ट्रंप के पूर्व सलाहकारों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी है कि नेटो का भविष्य क्या होने वाला है। पहला कयास है ट्रंप नेटो में 2 लेयर रणनीति लागू करने वाले हैं। लेयर 1 में नेटो संगठन के वो देश होंगे जो जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। दूसरी लेयर में वो देश होंगे जो जीडीपी का 2% से कम रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। 2 या उससे ज्यादा फीसदी रक्षा बजट वाले देशों को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। जो 2% से कम डिफेंस पर खर्च करते हैं उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। अमेरिका अकेले नेटो के रक्षा बजट पर सभी सदस्य देशों से ज्यादा खर्च करता है। नेटो के कुल रक्षा बजट का 68% अमेरिका अकेले खर्च करता है। 2023 में अमेरिका ने 71,81,000 करोड़ रुपए नेटो डिफेंस बजट पर खर्च किए हैं। नेटो डिफेंस पर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च करने वाले जर्मनी से ये 10 गुना ज्यादा खर्च है। नेटो के 23 सदस्य देश ऐसे हैं जो डिफेंस बजट पर 2% से कम खर्च करते हैं।